हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, जीडीसी वीकली टेस्ट जो आप अभी अभी दे करके आए हुए हैं, आज जो आपका था क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वहां आपसे जो टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो टॉपिक थे रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन टॉपिक से आपने अपने वीकली टेस्ट में 50 क्वेश्चंस देखे हुए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ कि इनका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए और क्या आपने भी इसी अप्रोच के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है या नहीं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है आपका जो पहला क्वेश्चन था, एमंग्स द एमीन्स C6H4NH2 फर्स्ट। पहला एमीन ये रहा। सेकेंड एमीन है आपका CH3NH2 और थर्ड एमीन है आपका क्या CH3 होल ट्वाइस NH और थर्ड एमीन है आपका CH3 का होल थ्राइस N। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में बेसिसिटी का करेक्ट क्या ऑर्डर यहां पे आना चाहिए इन एमीन्स की अगर आप बात कर रहे होते हैं तो चलिए देखते हैं जरा इन एमीन्स को ध्यान से। जो पहली एमीन है ये तो हमको दिख रही है क्या, एक एरोमेटिक एमीन। जो पहली एमीन है ये एक एरोमेटिक एमीन दिख रही है, जहां पे जो बेंजीन फेनाइल रिंग है इस पर लगा हुआ है एक N और दो हाइड्रोजन्स NH2। ये है आपकी पहली अमीन। फिर आपकी थी क्या CH3NH2। फिर आपकी क्या है थर्ड अमीन, दैट इज CH3 का होल थ्राइस। तो ये रही आपकी CH3 और ये रहा आपका CH3 और H। ये रहा आपका जो आपकी नेक्स्ट है और लास्ट है आपकी CH3 होल थ्राइस, 3 टाइम्स CH3 नाइट्रोजन से लगा हुआ है। देखो जो आपका बेसिसिटी का मेजरमेंट करते हो आप, वो होता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, ये जहां पे जितना फ्री होगा और जितना ज्यादा अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए, उससे उतनी ही बेटर बेसिसिटी आती है। हमने सिंपली एक बात देखी कि यहां जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए लेस अवेलेबल होंगे। रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस कर रहे हैं इस रिंग के साथ में। तो हमने एक बात देखी कि एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो एलिफेटिक के कंपैरिजन में लेस बेसिक होते हैं। सो ये इनकी बेसिसिटी तो काफी कम हो जाएगी। अब बच रहे हैं सारे एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स का अगर एक्वस मीडियम में आप बेसिसिटी मेजर करते हो तो आप पाते हो कि ड्यू टू प्लस आई नेचर, यहां पे CH3 का प्लस आई नेचर लगेगा, यहां भी CH3 का प्लस आई नेचर और यहां भी 3 मेथाइल ग्रुप प्लस आई नेचर से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। बट आपका ये जो 3 डिग्री वाला है यहां पे बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, बल्कीनेस होती है। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये लेस अवेलेबल होंगे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पाने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप्स, मेथाइल आपका 3 डिग्री जो अमीन है ये क्या हो जाता है, आपके लोन पेयर को कवर कर लेते हैं। सो आपका एक्वस मीडियम में 2 डिग्री आपकी एमीन ज्यादा बेसिक होती है, फिर 1 डिग्री होती है, इसके बाद आपकी 3 डिग्री आती है। सो आपका 2 डिग्री अमीन कहां पे है? ये आपका 2 डिग्री अमीन था, ये आपका 1 डिग्री है और ये क्या है, 3 डिग्री है। तो ये आपके हो जाएंगे कुछ ऐसे। अब आप चेक करो, अब इन ऑप्शंस के साथ आप मैच कर लो। ये आपका कैसा है? ये वाला जो आपका एमीन था ये आपका 1 डिग्री है, ये आपकी क्या है 2 डिग्री अमीन है, और ये है आपकी 3 डिग्री वाली अमीन है। सो आपका जो सबसे करेक्ट बेसिसिटी आएगी वो आएगी क्या, कि आपका ये जो सेकंड एमीन है, सेकंड एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगी। उसके बाद आपकी आएगी कौन सी, ये थर्ड एमीन। इसके बाद आपकी आएगी कौन सी, फोर्थ वाली। क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक एमीन तो सबसे लेस बेसिक होगी, मतलब फर्स्ट। तो ये ऑर्डर आपका यहां पे बेसिसिटी का आना चाहिए। देखिए ऐसा ऑर्डर कहां आप पा रहे हैं, ऐसा ऑर्डर कहां देखने को मिल रहा है? ऐसा ऑर्डर आपको आएगा एमंग्स द मींस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एक्वस मीडियम में सबसे बेटर बेसिक आपकी आएगी सेकंड। ठीक है ना, सबसे बेटर बेस आएगी आपकी, ओके 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 ओके, सेकंड नहीं ये थर्ड है, ओके ओके ओके, ये यहां पे ये थर्ड है, थोड़ा इन्होंने नंबरिंग बाद में की हुई है। ठीक है, तो थर्ड आएगी, जस्ट अ मोमेंट, ये थोड़ा ऑप्शंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आपका सबसे बेटर बेसिसिटी हुई आपके थर्ड वाले की, ये रहा 2 डिग्री वाला जो है। और इसके बाद आपका आएगा कौन सा, 1 डिग्री यहाँ पे है ना, हाँ ये रहा 1 डिग्री। सो इसके बाद आपका सेकंड है, इसके बाद आएगी आपकी बेसिसिटी फोर्थ वाले की, और इसके बाद आपकी आएगी फर्स्ट वाले की, ये रहा। देखो कहाँ है, ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या?
ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? सबसे ज्यादा आपका बेसिक है 3 वाला, देन आपका उससे कम बेसिक है 2, उससे लेस बेसिक है आपका कौन सा 4th, और उससे लेस बेसिक है 1st। ठीक है, ये हमारा ए से मैच कर रहा है, देखो ए के साथ में हमारा मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट आंसर आपका ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये बात हुई, क्योंकि आपका यहाँ एरोमेटिक में लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, लेस अवेलेबल है डोनेट होने के लिए। और इन केस में हमने बोला था कि यहाँ बहुत ज़्यादा बल्कीनेस होने से आपका बेसिसिटी घट जाएगी। 2 डिग्री सबसे बेटर बेस होता है, उससे बेटर 1 आएगा, मतलब उससे लेस बेसिक 1 है, फिर थर्ड बहुत ही लेस हो जाता है, हालांकि एरोमेटिक से तो बेटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एनायंस। ये एनायंस दिए गए हुए हैं, इन एनायंस की आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर्स बताना है। चलिए जरा देखिए, चलिए जरा देखिए, यहाँ पे एनायंस की बात हो रही है, तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के केस में हम देखते हैं कि जितने कम प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा बेसिसिटी होती है उसकी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको प्लस आई नेचर वाले ही ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। सो हमने एक छोटा सा ट्रेंड पढ़ा हुआ है, दैट इज मिथाइल एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका 1 डिग्री आएगा, इसके बाद आपका कौन सा आएगा, 1 डिग्री वाला आएगा, इसके बाद आपका आएगा 1 डिग्री, फिर आपका आएगा 2 डिग्री, और फिर आपका आएगा 3 डिग्री वाला। सो ऐसा देखो कहां पे है, ये आपका मिथाइल है, मतलब 4th वाला जो है ये सबसे ज्यादा बेटर स्टेबलाइज्ड है। इससे लेस स्टेबल होगा आपका 3rd, 1 डिग्री है क्योंकि ये, इससे लेस स्टेबल होगा आपका 2nd क्योंकि ये 2 डिग्री हो गया था, और इससे लेस स्टेबल है 3rd, वो 3 डिग्री वाला मीन्स 1st। देखो ऐसा ऑप्शन कहां मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, 4th 3rd 2nd 1st, 4th 3rd 2nd 1st, ये देखो बी ऑप्शन में आपको ऐसा दिया गया हुआ है, बी ऑप्शन में ऐसा मेंशन है, तो आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस आई नेचर का ही बेसिक यहाँ पे फंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपके पास में 3 ऑप्शंस है, 3 एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं। द लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एमंग दीज आर। अब कुछ लोग तो यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही, जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वेरियस जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के। अब यहां पे इनको देखो जरा, ये आपके पास में 3 एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं। अब इनके तीनों के एक बाद चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने जो इनकी स्टेबिलिटी पढ़ी हुई होती है वो क्या आती है कि आपका जो न्यूट्रल है वो सबसे स्टेबल होते हैं, न्यूट्रल सबसे स्टेबल है चार्ज्ड वालों के कंपैरिजन में। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रल है, ये दोनों क्या है, चार्ज्ड फॉर्म है। मतलब आपका फर्स्ट वाला तो सबसे बेटर स्टेबलाइज्ड होगा, फर्स्ट तो सबसे अच्छा स्टेबल होगा। द लीस्ट स्टेबल पूछा गया है आपका, तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां चार्ज है। ओके, चार्ज वालों के केस में हमने क्या देखा था, जब चार्ज अगर आता है तो आपको देखना है कि आपका जिस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होते हैं, एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। आप इनको देखो जरा, यहां आपने पाया ऑक्सीजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, इनमें सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा होगा, कार्बन होगा। कार्बन अगर सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर वहीं आप देख रहे हो ऑक्सीजन पर आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जबकि ऑक्सीजन बहुत हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी सस्टेन नहीं करेगा, वो सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे। तो यहां ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दिया आपने और कार्बन पर नेगेटिव दिया, जो कि बहुत गलत है। यहां नाइट्रोजन पर पॉजिटिव दिया और कार्बन पर नेगेटिव दिया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही होती है। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे तो आप पाओगे कि ये वाला क्या है, सबसे अच्छा स्टेबल है। फिर आपका क्या होना चाहिए, यहां स्टेबिलिटी आ सकती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहां नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, क्या बात कर दिया आपने। तो आपका थर्ड क्या है, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आपका थर्ड स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल आपका सेकंड, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अरे रे रे क्या पागल कर, ये ऑक्सीजन तो पागल हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। और तो आपका जो सेकंड है, सेकंड वाला आपका लीस्ट स्टेबल होगा, सेकंड वाला आपका
लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। सेकंड वाला आपका लीस्ट स्टेबल यहां पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा मोस्ट स्टेबल है। ओके, यहां आपका क्वेश्चन है क्या है, फ्री रेडिकल है। यहां आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछी गई हुई है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से देख लेंगे या फिर आप आगे बात करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आप चेक कर सकते हैं। तो इन सभी केसेस में देखते हैं, देखो पहले वाले में रेजोनेंस है क्या, नहीं, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में है। ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड से सेम चीज इधर भी है। तो अब इन दोनों को देखते हैं। मतलब एक बात तो पक्की है कि जो सी डी है इनकी स्टेबिलिटी आपके ए बी से ज्यादा है। ए और बी से ज्यादा स्टेबल है आपके सी और डी वाले स्ट्रक्चर्स। अब इन दोनों की आपस में जरा पहले देखते हैं। जो आपका सी है इसकी स्टेबिलिटी डी से कैसे अलग हो गई। एक बात बताओ, यहां पे क्या हुआ, यहां फ्री रेडिकल है, फिर क्या था, ये आपका डबल बॉन्ड आया, ये कॉन्जुगेशन में थे, अब तक यहां पे इतने का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। लेकिन उसके बाद देखो क्या है, सिग्मा के बाद ये फेनाइल मींस एक बेंजीन रिंग है, एक फेनाइल रिंग है। मतलब यहां से लेकर के ये कॉन्जुगेशन पूरा रिंग तक जा रहा है, कंप्लीट रिंग तक का कॉन्जुगेशन है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ इतने में ही दो ही बन सकते हैं, बस पहली पॉइंट मिली। दूसरी देखो, वैसे भी ये जो फ्री रेडिकल था वो कैसा था, इस पर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा क्योंकि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन से, तो ये ज्यादा स्टेबल भी होगा। मतलब सी की स्टेबिलिटी डी से ज्यादा हुई। अब ए बी को देखो आपस में, ये जो फ्री रेडिकल है इस पर यहां अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, दो इधर लगे हुए हैं, दो इधर लगे हैं, मतलब इसके पास में टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां आप देखते हो तो यहां क्या हुआ, ये आपका फ्री रेडिकल कार्बन है, ये हुआ अल्फा कार्बन, इस पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लग सकता है बस, क्योंकि ऑलरेडी दो कार्बन के साथ में अटैच्ड है। सो वहां सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब आपका इन ए बी में बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर है आपके ए की। ये आपका हुआ क्या ऑर्डर। तो आपका मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ, मोस्ट स्टेबल हुआ आपका सी वाला, मोस्ट स्टेबल हुआ आपका सी वाला स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल था यहां पे, ठीक है ना। चलो, विच इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड तो हमने क्या देखा था, सिंपली आपको बात की गई CpCO से आप मेजर कर सकते हैं, या फिर आपको बोला गया था आपका कंपाउंड साइक्लिक है, अगर प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है पूरा रिंग के अंदर, और उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर फॉलो हो रहे हैं वहां पे, तो आपका वह क्या हो जाएगा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। आप देखो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कॉन्जुगेशन में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो 4n को फॉलो करेंगे भाई, ये तो 4n सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, n की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 2, क्योंकि 4n = 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के, 2 इस पे और 2 यहाँ नेगेटिव चार्ज के, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज में कुछ नहीं होता है। सो आप यहाँ पे अगर देखते हो तो 4n+2 को फॉलो किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो 1 आ जाएगी। ये तो एरोमेटिक हो गया। ये आपको पता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। ये भी आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेनैरिटी नहीं है, प्लेनैरिटी नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। सिर्फ बी ऑप्शन, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं ट्रोपाइलियम। ये है आपका ट्रोपाइलियम केटायन। तो ट्रोपाइलियम केटायन जो होता है वो काफी बेटर स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है और एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। सो बी ऑप्शन आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एंटी एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये सिंपल, कोई ज्यादा नहीं देखना, नॉन एरोमेटिक सीधे करो इसको। तो नैप्थलीन है, एरोमेटिक होता है, नैप्थलीन एरोमेटिक होता है। यहां तो कॉन्जुगेशन ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ, साइक्लोपेंटाडाइनिल केटायन है। आप यहां देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर
कुछ ये होता है, यहां होता है पॉजिटिव चार्ज। तो कॉन्जुगेशन तो फुल है, कॉन्जुगेटेड रिंग है यहां पे, लेकिन टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं इसमें कॉन्जुगेशन में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका कहां पे होता है, 4n सिस्टम को फॉलो करेगा, n इज इक्वल्स टू 1 आएगा, 4n सिस्टम को फॉलो करेगा। CPC भी हमने देखा था, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो। अगर इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कॉन्जुगेशन तो एक पेयर, दो पेयर, दो पेयर इज अ 2 इज अ इवन नंबर। इवन है मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं, एंटी एरोमेटिक में आ जाते हैं। लेकिन अगर यही CPCO को फॉलो करते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, एरोमेटिक हो जाते हैं, एरोमेटिक हो जाया करते हैं। तो ये क्या फॉलो कर रहे हैं, CPCE को फॉलो कर रहे हैं। ए ऑप्शन आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर ए वाला आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is best classified as heterocyclic aromatic compound? कौन सा है जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो एक एक करके सारे ऑप्शंस को यहां पे देखो। पहला क्या मिल रहा है आपका, यहां पे क्या कॉन्जुगेशन, अरे यहां इस पोजीशन पे देखो नॉन प्लेनैरिटी आ चुकी है, यहां नॉन प्लेनैरिटी यहां पे आ रही है। ठीक है ना, sp3 है। यहां पे क्या है देखो, यहां पे भी आप पाओगे, क्या हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पाई बॉन्ड्स ही है। हमने बोला था चार्ज आएगा तो स्ट्रेन कम होगा तो एरोमेटिसिटी आ सकती है, कुछ भी आइदर एंटी और एरोमेटिक, लेकिन यहां तो सिर्फ पाई बॉन्ड्स ही हैं, ये भी आपका क्या है, नहीं हो सकता। पिरिडीन, अरे ये तो पूरे होशो हवास में आप लोग बता सकते ही हैं कि पिरिडीन एक एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है ना, जस्ट लाइक बेंजीन, ये आपकी पिरिडीन है, सिर्फ एक कार्बन हटा करके नाइट्रोजन लगा दिया गया, क्या है, एरोमेटिक रिंग होती है। तो ये तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, 7th वाला आपका क्या होगा यहाँ पे, पिरिडीन आपकी एरोमेटिक रिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3, AgNO3 के लिए कौन सा यहां ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा एक बात, तो AgNO3 से होगा क्या, AgNO3 के साथ जब आप इनको ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, Ag यहां से एक हैलोजन जो ब्रोमीन है इसको लेकर के यहां से जाएगा, AgBr यहां से निकलेगा, यहां से क्या होगा, AgBr आपका निकलेगा, कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा, कार्बोकेटायन जनरेट होगा। तो आप सभी कार्बोकेटायंस को जनरेट करो और बताओ जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वही उतना फास्ट रिएक्शन शो करेगा। भाई जितना फास्ट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा उतना ही फास्ट आपका रिएक्शन होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट है, सबसे ज्यादा स्लो स्टेप यही होगा और स्लोवेस्ट स्टेप ही आपके रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है। तो आप देखो यहां से जब आप ब्रोमीन निकालोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहां पर आएगा, तब पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पर आ रहा होगा। अच्छा यहां से जब आप निकालेंगे तब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहां पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा। यहां से जब आप पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तब ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपका ये वाला, ओके ब्रोमीन निकला आपके बेंजीन में, ये लो, अब यहां है तो आपको देखना है जो सबसे स्टेबल होगा कार्बोकेटायन, जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो उतना ही फास्ट रिएक्शन शो करेगा। और यही तो आपको यहां पे पूछा गया है, मोर रिएक्टिव, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा। जो कार्बोकेटायन इनमें आप देखो ये तो एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो रहा है, ये तो चांस ही नहीं है, ये तो बहुत स्लो होगा, बहुत मुश्किल होगा इसको बनाने के लिए, ये रिएक्शन नहीं हो रहा होगा इतना आसानी से। यहां रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है आपका ये पॉजिटिव चार्ज, लेकिन सिर्फ इसी डबल बॉन्ड के थ्रू कॉन्जुगेशन में एक ही आपका दो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एक कॉन्जुगेट साइट प्रेजेंट है। यहां आप देख रहे हो यहां पे क्या हुआ है, यहां आपका ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये आपके पूरे इस रिंग में कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, इस पूरे रिंग के अंदर कॉन्जुगेट हो सकते हैं और इस पूरे रिंग फुल रिंग कॉन्जुगेशन आपको प्रेजेंट है। यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग से आपका
ये क्या कर सकता है, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन देखो ये जो रिंग है, अब इसको देखो ध्यान से, इस रिंग में आप क्या पाओगे कि देखो ये आपका इधर जाएगा तो ये यहां को जाएगा, ठीक है ना, ये आपका इधर की ओर मूव कर रहा है। इस पूरे रिंग, फुली कॉन्जुगेटेड रिंग आपको यहां पे नहीं दिख रही है भाई। देखो लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर्स आपके यहां पे है ही। तो ये रिंग तो फुली कॉन्जुगेशन है, प्लस आपका इस कार्बोकेटायन के बनने से आपके रिंग में एक एरोमेटिसिटी भी जनरेट हुई है। एक लोन पेयर, एक पेयर यहां इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और एक पेयर ये है। सो टोटल 3 पेयर, 3 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने से ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक हो जा रही है। तो आपका जो AgNO3 है वो इस रिंग के साथ में काफी फास्ट रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जो बन रहा है वह एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। सो आपका जो ये B है ये सबसे फास्ट रिएक्टिव हो जाना चाहिए, ये आपका सबसे फास्ट रिएक्शन यहां पे शो करेगा AgNO3 के साथ में, ठीक है ना, सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा क्योंकि यहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ जा रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ pK विल बी मिनिमम फॉर, pK सबसे कम किसके लिए होगी। अब देखो आप कंफ्यूज कि pK का यहां क्या रिलेशन आ गया। pK क्या बताता है, देखो तो pK का मतलब है pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी उसकी pK वैल्यू कम होगी, और जिसकी एसिडिटी कम होगी उसकी pK वैल्यू ज्यादा होगी। मिनिमम सबसे कम pK मतलब जिसकी pK वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे ज्यादा एसिडिक ग्रुप कौन सा है, सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, जो यहां पे पूछा गया हुआ है। देखो क्या है, OH की एसिडिटी पूछी गई होगी, तो OH की एसिडिटी पूछी गई है आपसे, तो आपको बताना है कि इनमें से जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं ये क्या इफेक्ट डालेंगे। क्योंकि हम एक छोटी सी अगर बात याद करें तो हमको पता होता है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M ग्रुप्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +M ग्रुप्स। शॉर्ट में इतनी सी बात याद है, इतनी सी बात याद है क्या, ये फिनॉल के लिए ऐसा केस था। तो आप याद करो ये क्या है, ये तो सिर्फ +I ग्रुप होता है, ये क्या है, ये एक +M ग्रुप है, ये क्या है CHO, ये -M ग्रुप होता है, ये भी कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप है। इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग -M कौन सा है, NO2 वाला हो जाएगा। +M और +I ग्रुप्स तो बड़े ही वीक एसिडिटी लाएंगे और उसकी, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे, सो उसकी एसिडिटी को कम कर रहे हैं, मतलब ये बड़े लीस्ट बेसिक होंगे। लेकिन आप बात करते हो अगर इन दोनों में, तो इन दोनों में एसिडिटी अच्छी होगी और सबसे बढ़िया एसिड होगा आपका D वाला, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ज्यादा बेटर इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज्ड करेगा। जितने बढ़िया -I या -M ग्रुप होते हैं एसिडिटी उतनी ही अच्छी होती है। तो आपका जो D ऑप्शन है ये क्या होगा, सबसे बेटर एसिड आपका यहां पे होगा, सबसे अच्छा एसिड आपका कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स, इनकी रिएक्टिविटी आपको बतानी है। ये क्या है, फेनॉक्साइड आयन है, यहां क्या है आपका, देखो ये एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, ये एक अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे तो कुछ है ही नहीं है। रिएक्टिविटी बतानी है किसके लिए, टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन विद इलेक्ट्रोफाइल। जब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल यहां पे रिएक्शन करने आएगा तो इनमें से जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनका आपको ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन कराएगा। सो देखो जितना ज्यादा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इनमें से ये ग्रुप जो लगे हुए हैं, ये ग्रुप रिंग के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहे होंगे, रिंग के अंदर कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना ही आसान होगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्शन करने के लिए। तो आप बताओ, यहां तो कंप्लीट निगेटिव चार्ज ही है, ये चार्ज तो फुली रिंग के अंदर ही भेज देगा ये ऑक्सीजन। मतलब इन सभी केसेस में सबसे बेटर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही ए वाले स्ट्रक्चर में है। मतलब फर्स्ट आपका सबसे बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए होगा, मतलब बी या डी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब बचते हैं ये तीन। देखो ये सिर्फ और सिर्फ +I नेचर ही यहां पे अपना शो करेंगे, लेकिन ये आपके कॉन्जुगेट सिस्टम्स है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के पास में है
लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ तो कुछ था नहीं, मतलब सबसे लीस्ट होगा आपका फोर्थ वाला। चलो फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन दोनों का क्या केस है, देखो यहां ऑक्सीजन रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में कर रहा है और साथ ही साथ में इस OC डबल बॉन्ड O के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, इधर भी कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं और OCO के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो ज्यादा डोनेट करता है, ज्यादा डोनेट करता है। मतलब फर्स्ट सबसे बेटर है, फोर्थ सबसे वीक है, और सेकंड और थर्ड में थर्ड वाला ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में पार्टिसिपेट कराएगा, डोनेशन कराएगा। मतलब 1 3 एंड देन 2 4, ये भी आपका रॉन्ग हो रहा है। देखो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पेयर सेकेंड आयन इज लेस स्टेबल देन द फर्स्ट, फर्स्ट वाले से सेकेंड वाला कहां कहां पर लेस स्टेबल है। आप देखो इन दोनों को पहले देखो, इन दोनों में, इन दोनों को देखोगे क्या बोला गया है कि आपका जो सेकेंड आयन है वो लेस स्टेबल है फर्स्ट से, ये वाला इससे कम स्टेबल है क्या। देखो ये एक एरोमेटिक सिस्टम है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, समझ गए होगे आप लोग क्यों ऐसा हो रहा है। एक पेयर ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ये रहा, दो पेयर मतलब इवन, तो यहां तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। आपसे पूछा गया है कि सेकंड वाला जो है वो लेस स्टेबल हो, यहां सेकंड ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में आओ, इन दोनों में आओ, यहां एंटी एरोमेटिक है, लीस्ट स्टेबल, ये भले आपका एरोमेटिक नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी यही ज्यादा स्टेबल होगा, अभी भी यही वाला ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहां भी आपका सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में आओ, इन दोनों में आओ, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। 1 2 3 4 4 पेयर इवन, CpCe को फॉलो करेगा, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे क्या हुआ है, जो सेकंड वाला है वो लेस स्टेबल है, मतलब जो ये है ये लेस स्टेबल होगा। जो थर्ड वाला है, जो थर्ड वाला है ओनली थर्ड, थर्ड वाला आपका सेकंड स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा। सो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक, कौन सा है यहां पे जो लीस्ट एसिडिक कंपाउंड है। इन पे अगर हम ध्यान देते हैं, देखो एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक हो गया, ओफिनॉल हो गया, सल्फोनिक एसिड बोलते हो, इसमें क्या दिक्कत थी एक बात बताओ, ये तीनों ही आपके एसिड ही तो कहलाते हैं। अरे ये तो जन्मजात एसिड होते हैं भाई, तो इनमें क्यों कंफ्यूजन रह गई आपकी, ये तीनों एसिड है, ये कब से, यहां तो कुछ है भी नहीं। हमने बोला जब आपका क्या हो, हाइड्रोजन लगा हुआ होता है आपके नाइट्रोजन में या फिर आपका ऑक्सीजन में, किस पे, ऑक्सीजन पे या फ्लोरीन में, ये तो अच्छे एसिड होते हैं, अच्छे एसिड्स ही आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके आयोडीन मींस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर लगे हुए हों या फिर जहां से प्रोटॉन निकाल पाना काफी इजी हो, वो अच्छे एसिड्स होते हैं। तो ये तीनों तो अच्छे एसिड होंगे, ये सी कब से एसिड होने लगा, तो सी का तो यहाँ पे चांस था ही नहीं, तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज होने के लिए आपको, भले यहाँ पे आप कंफ्यूजन पाल लिए हो, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, तो ये क्या होगा आपका एसिडिटी का आपका हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए हुए हैं और आपको पूछा गया है अरेंज द कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी का डिक्रीजिंग फैशन यहाँ पे पूछा गया हुआ है आपसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला है एमीन है, सिर्फ एरोमेटिक एमीन, कुछ भी नहीं लगा था। ये क्या लगा हुआ है, -M ग्रुप लगा हुआ था। ये क्या है, -M ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है, -I ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी +I ग्रुप लगा हुआ है, CH3 है ना। आपको पता है बेसिसिटी के लिए आपको नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर जितने ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है, तो बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, -M -I ग्रुप्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I और +M ग्रुप्स के। तो एक बात बताओ, यहां -M है, -M है, यहां कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। एक ऐसा बंदा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना सही,
तो एटलीस्ट दे तो रहा है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, ना लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है। तो आपका फोर्थ वाला तो सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। फोर्थ के बाद आपका सेकंड आएगा, क्योंकि वो बंदा अगर इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा तो ले भी तो नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी तो नहीं कर रहा है नाइट्रोजन से। लेकिन यहां इन दोनों में देखोगे तो CN थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इसकी, NO2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होता है। सो इसके बाद आपका थर्ड होगा और उसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा। सो ये आपका ट्रेंड आना चाहिए, दैट इज 4132 4132 ऐसा ऑप्शन ये सी में है। देखो सी में ऐसा दिया हुआ था, तो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्या है? अरेंज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इन देयर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रो। तो देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, 2,4,6 ट्राई, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग -I -M है, तो क्या करेंगे? बहुत बेटर एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो आपका जो ये फर्स्ट वाला है, ये तो आपका सबसे बेटर एसिड होगा। सबसे अच्छा एसिड क्या हुआ? फर्स्ट वाला। रॉन्ग करो बाकियों को। सेकंड आपको पता है, सेकंड में आपका क्या है? सिर्फ 2,4 डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं ना, 2,4 मतलब ऑर्थो और पैरा, ज्यादा बेटर है, अच्छे एसिड है। तो ये क्या हुआ? उसके बाद सेकंड हो गया। अब आया बात ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की और पैरा नाइट्रोफिनॉल की। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से उसकी एसिडिटी कम होती है पैरा वाले के कंपैरिजन में। तो पैरा वाला ज्यादा बेटर होना चाहिए, मींस फोर्थ, और फिर आपका आएगा थर्ड, फिर आपका आएगा थर्ड वाला। सो आपका 1 2 4 3, 1 2 4 एंड 1 2, फिर क्या है? पैरा 4 है और फिर क्या है? 3 है। सो 1 2 4 3 कहां पे दिया गया हुआ है? 1 2 4 3, ये लो 1 2 4 3, सी ऑप्शन में आपका जैसा है करेक्ट है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में निकलने के लिए थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है इसकी टेंडेंसी। ओके चलो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में आपको बताना है कि कहां पे जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनमें बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग फैशन बताना है, मतलब सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ कहां पे है। देखो एक बात समझो, बेंजीन में आप, ये तो बेंजीन है, इसका तो बड़ा सिंपल सा बात है, बेंजीन के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं कार्बन के पास है, मतलब ना तो पूरी तरह से सिंगल है ना ही आपके कंप्लीट डबल बॉन्ड से है, मतलब यहां प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड अगर प्योर नहीं है तो आपका यहां जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की वो क्या होगी? ना तो डबल वाले के बराबर है और ना ही सिंगल, मतलब इन दोनों के बीच में है। और ऐसा अगर है तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ यही, क्योंकि बाकी सबके पास में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। फिर आप बात अगर हो गई इन तीन कंपैरिजन में, तो आप देखोगे यहां है रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन यहां भी हो रहा है, यहां कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। कॉन्जुगेशन से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। जैसे यहां सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि सबसे अच्छा कॉन्जुगेशन था, यहां भी कॉन्जुगेशन है लेकिन कम है, कंप्लीट नहीं है। तो ये पक्की बात है कि आपका सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ थर्ड के पास है और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है फोर्थ में। और अब बात करते हो सेकंड और फर्स्ट की। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी जहां ज्यादा होंगे उसके बॉन्ड लेंथ उतनी ही अच्छी होगी। भाई जैसे आपने देखा था कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, मतलब उतनी ही ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे एल्कीन में उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ भी होगी। यहां आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन कम है इन एल्कीन्स में, लेकिन यहां आप देखते हो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होने से आपके एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ गई है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बढ़ चुके हैं। तो आप पाओगे कि थर्ड के बाद आपका सेकंड में है बड़ी बॉन्ड लेंथ, फिर आपके फर्स्ट वाले की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, फोर्थ में सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि वो प्योर डबल बॉन्ड ही था, ठीक है ना, क्योंकि वहां कॉन्जुगेशन वगैरह भी कुछ नहीं था, सब कुछ एब्सेंट था। यहां तो पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर क्लियर हो गया था, थर्ड वाले से ही, देखो एक में से ही पता, थर्ड है, ठीक है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर फोर्थ है। बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट यहां पे हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस इफेक्ट, मींस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
and bond length is directly proportional to hyperconjugation effect, that is number of hyperconjugation structure, ठीक है ना, hyperconjugation structure के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, पहला ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। चलो देखते हैं, पहला ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। एक बात हो, यहां आपको नहीं लगता कि ये कॉन्जुगेशन हो रहा है जबकि यहां नहीं हो रहा है, तो पहला तो लेस स्टेबल है, यहां पे तो नहीं हो सकता, पहला ज्यादा स्टेबल चाहिए। यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल कैसा है 3 डिग्री है, ये कैसा है 2 डिग्री है, यहाँ भी ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये भी आंसर रॉन्ग है। इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये है आपका फ्री रेडिकल और सिर्फ एक CH2 दो बंदे ही लगे हैं जो इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे। हमने बोला था जितनी ज़्यादा बड़ी रिंग हो जाएगी वो उतना ही बेटर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ जब देखते हो तो आप पाओगे कि यहाँ भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, आपका फर्स्ट की ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये भी रॉन्ग है। यहाँ 3 फेनाइल ग्रुप्स लगे हुए थे कार्बन के साथ, यहाँ 3 मेथाइल ग्रुप हैं, तो ये तो सिर्फ 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखोगे आप तो 9 अल्फा हाइड्रोजन से है, लेकिन यहाँ आओ, अरे ये तो पूरे फेनाइल रिंग से हैं, ये फ्री रेडिकल इधर रिंग में कॉन्जुगेट कर सकता है, ये फेनाइल इधर कर सकता है, ये ये आपका फ्री रेडिकल इधर कॉन्जुगेट कर सकता है, ये फ्री रेडिकल इधर कॉन्जुगेट कर सकता है। रेजोनेंस हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले के कंपैरिजन में, यही तो आपसे पूछा गया हुआ है। डी ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, तो यहाँ फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले के कंपैरिजन में, तो ऐसा डी ऑप्शन में ही तो हो रहा है, ऐसा सिर्फ डी ऑप्शन में ही तो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो डी आपका ज्यादा स्टेबल, मतलब आपका आंसर हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट पीके वैल्यू, किसके पास में हाईएस्ट पीके वैल्यू, हमने बोला जिसके पास में पीके वैल्यू ज्यादा उसकी एसिडिटी कम होगी, पीके वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा क्योंकि इनवर्स का रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो पीके अगर ज्यादा है एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। एक देखो यहाँ पे लेस एसिडिक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक मींस बेंजोइक एसिड, यहाँ क्या है पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, ये तो एसिडिटी को बढ़ा रहा होगा, क्यों, क्योंकि -M ग्रुप है। यहाँ मेटा पोजीशन पर नाइट्रो है, मेटा सिर्फ और सिर्फ -I लगेगा मेटा से। ऑर्थो पर, यहां पे क्या है ऑर्थो पर लग गया है क्या नाइट्रो, -M नेचर। और हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इस पे लगता है एक ऑर्थो इफेक्ट, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका ग्रुप कैसा है, +M ग्रुप है या -M ग्रुप है, अगर ऑर्थो पोजीशन पर आएगा तो उसके रेस्पेक्टिव मेटा और पैरा पोजीशंस के कंपैरिजन में उसकी एसिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, चाहे +M ग्रुप हो चाहे आपके -M ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अगर ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पर आएंगे तो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, यहां ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो गई। अब वापस से आ जाओ अपने इस रिलेशनशिप में, हमको क्या बोला गया, जिसकी एसिडिटी सबसे कम होगी उसकी पीके वैल्यू ज्यादा, क्योंकि आपसे पूछा गया हुआ है हाईएस्ट पीके वैल्यू। हाईएस्ट पीके वैल्यू किसकी होगी, जिसकी एसिडिटी होगी सबसे कम। तो यार नाइट्रो ग्रुप देखो आप ध्यान से, नाइट्रो ग्रुप या तो -I नेचर शो करेगा या तो -M डिपेंडिंग ऑन द केस। मेटा पोजीशन पे लगा है तो सिर्फ -I शो करेगा, बाकी ऑर्थो पैरा पे है तो -M नेचर भी शो करेगा -I के साथ साथ में। तो ये तो अच्छे एसिड हुए ना, मतलब इनकी पीके वैल्यूज तो कम होंगी इसके कंपैरिजन में, क्यों, यहां कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, ये तो सिर्फ बेंजोइक एसिड है। अगर ये सिर्फ बेंजोइक एसिड है तो आपकी इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। सो जो आपका ए वाला है ये क्या होगा, आपका सबसे हाईएस्ट पीके वैल्यू प्रेजेंट होगी। सो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। Which of the structures below would be aromatic, ये क्या है देखते ही बताओ ना, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंटी एरोमेटिक CpCe, ये क्या है और ये क्या है। देखो यहां पे क्या है, ये तो एरोमेटिक है क्योंकि सिर्फ एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, CpCO, O मतलब ऑड, याद है,
ऑड, ऑड है अगर तो क्या हुआ, ये आपका हुआ एरोमेटिक। और ये वाला केस देखो जरा, अभी इस केस की बात करते हो अगर आप, यहां पे क्या पाओगे आप, यहां पे आपका कार्बन के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, इनके बीच में जब पोलैरिटी इंड्यूस होगी तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा क्या, ट्रोपाइलियम। इसको बोलते क्या है, इनको हमने बोला क्वासी एरोमेटिक। ये क्या हो जाते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो थर्ड भी तो एरोमेटिक हो जाएगा, इसके अंदर भी तो एरोमेटिसिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी। सो आपका थर्ड भी और फोर्थ ये दोनों ही क्या है, एरोमेटिक है। थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्या है, एरोमेटिक है। थर्ड आपका क्वासी एरोमेटिक है, फोर्थ आपका एरोमेटिक है, ठीक है ना, जबकि आपके फर्स्ट और सेकंड एंटी एरोमेटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या था, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी। इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछी गई थी। आप एक बात देखो, इन चारों को ध्यान से पहले देखो, तो हमने क्या बोला कि भाई जो आपका क्या होता है, नॉन पोलर होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इन तीन में देखो आप चार्ज दिख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले के पास चार्ज नहीं है, मतलब फर्स्ट तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। तो आप एक काम करो, इन ऑप्शंस को काट दो, डी और ए, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। फिर बात आती है आपका, अब इनमें चलो, तो आपका क्या हुआ, आपके अगर चार्ज है तो आप देखो कि जहां कंप्लीट ऑक्टेट है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले लेस स्टेबल होते हैं। तो चलो देखते हैं जरा, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या। ऐसा अगर आप देखने चलते हो तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहां पर भी है। ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स ही तो आपके यहाँ पे भी आ रहे हैं, इसका भी इनकम्प्लीट है। मतलब थर्ड और फोर्थ आपके क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन पर क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए कार्बन, मतलब ये कंप्लीट ऑक्टेट है। तो सेकंड वाला आपका नेक्स्ट हो जाएगा। अब बचते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, क्या बात कर रहे हो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव लीस्ट स्टेबल फोर्थ, और इससे ज्यादा स्टेबल है आपका कौन सा, थर्ड वाला। तो आपका 1 2 3 4 यही ऑर्डर है, कहां है ऐसा, 1 2 3 4, 1 3 2 है नहीं, ये रहा ये रहा, ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। कंपेयर रेट ऑफ EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। देखो ये ग्रुप्स क्या करेंगे यहां रिंग में, उसी पर ये आपके रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोफाइल आकर के इन पे अटैक करने वाला है, उस रिंग में उतना फास्ट अटैक करेगा जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ O निगेटिव है, प्योर इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, सबसे ज्यादा रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन यहाँ जो होगी वो आपका ए वाले में ही होगी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज था। ए में सबसे फास्ट होगी, सी नहीं, ए या ए, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। फिर क्या हुआ, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ क्या है, सिर्फ बेंजीन है, ये तो सबसे लीस्ट होगा। पता है क्यों, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ग्रुप ही, ये तो सिर्फ बेंजीन के ही इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, ये लोग तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं रिंग में, तो डी आपकी हो गई सबसे लीस्ट। अब देखो OH NH2 लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NH2 यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सी वाला। फिर क्या होगा आपका बी, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। सो ACBD बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। डिहाइड्रेशन की बात की गई हुई है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि आपका यहां से OH निकलेगा, OH निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, वो कार्बोकेटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। आप देखो यहां से जब OH जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एक 2 डिग्री क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन। यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पर आएगा OH के निकलने पर, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके साथ क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है। यहां भी जब OH जाएगा तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज आपका देखो यहां से आपका पूरा इतनी दूरी तक कॉन्जुगेशन में है, ठीक है ना, यहां से यहां 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 इतने में आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, पूरा ये कितना है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलेगा। तो जो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन में है वो उतना स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, तो उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। फिर आपका होगा सेकेंड वाला,
फिर आपका होगा फर्स्ट वाला। सो 3 2 1 ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर। 3 2 1 ये लो, बी ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे। सो न्यूक्लियोफाइल पूछा गया हुआ है, कहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर काफी फास्ट डोनेशन की ओर जाएंगे, हर जगह नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो सबसे स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा आपका एनायन, वो उतना है क्या होगा, लेस न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखो यहाँ आई नेगेटिव बहुत बड़ी साइज की वजह से स्टेबल होगा। OH में क्या है, कोई OH में सिर्फ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई हो चुकी होती है। ETO का लेकिन केस देखो क्या है, C2H5 के साथ लगा हुआ है O नेगेटिव, और ये बंदा क्या कर रहा है, और प्लस आई नेचर होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है इसको। अरे ये तो हाईली अनस्टेबल हो रहा है, ये हाईली अनस्टेबल है, उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूट्रल हो जाना चाहेगा। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Among the following 4 compound, phenol, methylphenol, meta-nitrophenol, para-nitrophenol, the acidity order will be phenol, फिर क्या है, मेथाइलफिनॉल। मेथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, एसिडिटी को घटाते हैं, फिनॉल से भी लेस एसिडिक होगा मेथाइलफिनॉल। इन दोनों का तो आपस में आ गया कि भाई फर्स्ट से लेस एसिडिक होगा सेकंड। अब बाकी दो देखो क्या है, एक है मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगेगा तो सिर्फ माइनस आई नेचर से होगा, माइनस आई नेचर से होगा, मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक तो हो सकता है अभी भी, क्योंकि एटलीस्ट माइनस आई नेचर तो लगा रहा है, थोड़ा बहुत तो स्टेबलाइज कर ही रहा है। तो मेटा वाला कहां है, कौन सा ऑप्शन है आपका, मेटा ऑप्शन है आपका, अरे कैसे ऑप्शन से, पहला फिनॉल है, सेकंड मिथाइल है, थर्ड, ठीक है जी, तो 3 हो गया। और सबसे ज्यादा हो जाएगा कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो तो लेस होता है पैरा। तो आपका ये ऑप्शंस कहां है, देखो जरा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फोर्थ, एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, देखिए कितना इजी हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा था। ठीक है, चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, कहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कहां पर पॉसिबल है। आप एक बात बताओ, पाई सिग्मा सिग्मा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, पाई सिग्मा कार्बन पर लगा हुआ है ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड में है, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये आपका इतना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बाकी के केस में यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ना यहाँ डीलोकलाइजेशन, ना यहाँ है, ना यहाँ है, यहाँ है। बी ऑप्शन में आपका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल था, बी वाले में पॉसिबल है। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल, मेटा मिथाइल, या फिर बेंजोइक। हमने क्या बोला, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, चाहे प्लस M ग्रुप हो चाहे माइनस M ग्रुप हो, कुछ भी लगा हुआ हो। तो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा होगा, उसी के कंपेरेटिव मेटा नाइट्रो और सॉरी मेटा पैरा और नॉर्मल के कंपैरिजन में। सो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसको आपने बोला क्या, ऑर्थो इफेक्ट बोला आपने इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, कहां रेजोनेंस नहीं हो सकता है, यहां रेजोनेंस हो सकता है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है। नाइट्रोजन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन लगा रखे हैं और एक इधर भी लगा रखा है आपने बॉन्ड, तो टोटल नाइट्रोजन के पास आपने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना दिए। अगर आपका रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन को खामखा एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो मतलब नाइट्रोजन के पास में अब बन जाएंगे टोटल 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड आपके हो चुके होंगे। 5 बॉन्ड नाइट्रोजन कभी नहीं बनाता है, कभी नहीं, तो आपका यहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसमें ऑप्शन में आपका रेजोनेंस पॉसिबल तो है ही नहीं है, ठीक है ना, किसी हाल में नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपका कोई केस ही नहीं बन सकता। द ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन पैरा पोजिशन एंड टेंड टू डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल आर, फिनॉल के पैरा पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप हो जो कि एसिडिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो प्लस M ग्रुप डिक्रीज कर सकते हैं या फिर प्लस I डिक्रीज कर सकता है। ये क्या है, माइनस M, ये क्या है, माइनस M, सिर्फ ऑक्सीजन प्लस M, लोन पेयर होगा, भूल मत जाना, कार्बोक्सिलिक माइनस M।
तो ये भाई साहब क्या करेंगे, एसिडिटी को घटा देंगे अगर ये पैरा पोजीशन पर लग गए फिनॉल के। तो सी ऑप्शन क्या होगा, ये डिक्रीज करेंगे। ठीक है ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, सॉरी क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे रिंग में और अल्टीमेटली कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। देखो यहाँ पे क्वासी एरोमेटिक का भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हुए हैं, चलो देखते हैं। क्वासी एरोमेटिक, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा निगेटिव, एक पॉजिटिव है डबल बॉन्ड के साथ में है, CpCO एरोमेटिक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा निगेटिव, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो ये भी रिंग एरोमेटिक हो गई, ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई। यहाँ पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, है ना, ये आपका सॉरी सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव आएगा। क्वासी एरोमेटिक में देखो हम देखते हैं कि क्योंकि कार्बन कार्बन ही था ना, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन था, तो एक काम करते हैं कार्बन पर दे देते हैं आप क्या, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर दे दिया हमने पॉजिटिव। नेगेटिव आने से रिंग क्या हो जाएगी, स्टेबल, क्योंकि वो एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर रही है। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, आपका क्या है, एजा प्लस IR प्लस आइन, एजीरीन है, एजीरीन होती है, क्या है ये रिंग, एजीरीन रिंग है। एजा प्लस IR फॉर 3 मेंबर, INE फॉर आपका आता है सैचुरेटेड के लिए। सो अगर ये एजीरीन रिंग है तो ये क्या है, एरोमेटिक तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड, CpCE को फॉलो करेंगे, ये एरोमेटिक नहीं होगी। डी ऑप्शन आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर में आएगा इसके पास, तो ठीक है ना, एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। SN2 रिएक्शन का रेट आपको बताना है क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एक बात, पुअर लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए ना, लिविंग ग्रुप यहाँ पुअर लिविंग ग्रुप क्यों कर रहे हो आप, तो ये क्या बात हुई, ये तो कोई चेंज बेकार सी बात है। सॉल्वेंट आपका हो गया, और कंसेंट, देखो एक बात समझो, जो SN2 की आपकी अगर बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर वाले में, तो वहां पे आपका SN2 के केस में आपको याद है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है आपके सबस्ट्रेट पे और साथ ही साथ आपके न्यूक्लियोफाइल पर, इन दोनों पर ही तो डिपेंड कर रहा था SN2 के केस में। सो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, P पर भी करेगा, Q पर भी करेगा, P और Q पर डिपेंड करेगा। ओके, SN2 है, अगर SN1 होता तो सिर्फ और सिर्फ आपके सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता, ठीक है। द ब्यूटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद इथेनॉल, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज, ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है ना, ये लो ब्यूटिल क्लोराइड है आपके पास में, इसकी रिएक्शन आपने कराई है इथेनॉल के साथ में, C2H5 के साथ में, C2H5OH है, और इसकी रिएक्शन आपने इथेनॉल के साथ में कराई है, तो क्या हो रहा होगा, देखो समझो, यहां ना तो कहीं कोई हीट का जिक्र किया गया कि हीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, नहीं दिया गया हुआ है, और ना ही कोई रिएजेंट का, सॉरी आपका सॉल्वेंट का जिक्र किया गया हुआ है, कोई बात ऐसी है ही नहीं है। आपको पता है ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका थोड़ा वीक आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, अभी वीक न्यूक्लियोफाइल आप कह सकते हो, क्योंकि आपका आयनाइजेशन हुआ नहीं है। O पर नेगेटिव होता तो अच्छा बेस हो सकता था, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा बेस, बेसिकली ये बेस की कैटेगरी में चला जाता, यहां पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, पहली बात मिली। दूसरी बात देखो, ये एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, अगर ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो यहां से क्लोरीन निकल करके यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, आपका न्यूक्लियोफाइल थोड़ा वीक भी है, तो ये तो SN1 वाली खासियत आ गई सारी की सारी, SN1 की बातें हो रही है यहां पे, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा और SN1 वाला होगा। इवन आप कह सकते हो एलिमिनेशन नहीं, एलिमिनेशन के लिए यहां पे आपने टेम्परेचर का कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ है, प्लस आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है यह आपका यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा है, लेकिन हमने बोला एलिमिनेशन में आपका बेस होना चाहिए। अगर यहां पे आपने लिखा होता इथॉक्साइड, अगर एथॉक्साइड होता तब ये क्या हो जाता, बेस के जैसा हो जाता, और बेस होता तो आपका रिएक्शन कैसी हो जाती, अगर ये बेस होता तो रिएक्शन हो जाती आपकी एलिमिनेशन वाली। ओके चलो, तो आपका SN1 रिएक्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, आपने सबस्ट्रेट और रिएजेंट से पता लगा लिया।
कंपाउंड दैट आर एरोमेटिक एमंग द फॉलोइंग। ये क्या है, एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो सिर्फ P जो है, ओनली P जो है वही भर तो एरोमेटिक है, ठीक है ना, ओनली P एरोमेटिक है, ओनली P। साइक्लोहेक्सेनॉल, acetic acid, 2,4,6 trinitrophenol and phenol are given. In these the order of decreasing acidic character will be। साइक्लोहेक्सेनॉल पहला है, पहला क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये लो। दूसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH। तीसरा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अरे इसको तो लिखने की ही जरूरत नहीं है, थर्ड वाला कह दो आप बहुत एसिडिक है, सीधे ऐसे ही लिख दो। और क्या है, फिनॉल है, ठीक है ना, फिनॉल है। ये थर्ड वाला तो सबसे बढ़िया एसिड हो गया भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, अभी आपका बचा ही नहीं है। थर्ड तो सबसे बेस्ट एसिड है, इसको रॉन्ग करो। देखो थर्ड के बाद आपका एसिटिक एसिड आएगा, क्योंकि फिनॉल में क्या है, फिनॉल इतना बेटर एसिड नहीं है। फिनॉल की एसिडिटी आपके कार्बोक्सिलिक से कम आ जाएगी। यहां पे क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे थे, बहुत स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज्ड हो रहा है। सो आपका 3 के बाद आपका कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा। 3 के बाद आपका 2 आएगा, इसको रॉन्ग कर दो, ये लो। इसके बाद आपका फिनॉल आएगा, और ये तो कोई चांस ही नहीं है ना भाई, साइक्लोहेक्सेनॉल। ऑक्सीजन पर ही निगेटिव चार्ज रहेगा, इन सब में डीलोकलाइज्ड हो रहा था। करेक्ट, चलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस देन द स्टेबिलिटी विल। अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इंक्रीज करेंगे, मींस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे। अरे तो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, चाहे आपका फ्री रेडिकल हो, चाहे आपका कार्बोकेटाइन हो, चाहे आपके एल्कीन्स हो। आपका क्या होता है, इंक्रीज करेगा, बी ऑप्शन, इंक्रीज करेगी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ। मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, किसका डीलोकलाइजेशन होता है, प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन क्या बात करते हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता था। पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जी हाँ, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। अरे ऑर्बिटल कहां से आप ला रहे हो, ऐसा तो कुछ केस ही नहीं है। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, पी स्पीशीज का मूवमेंट होता है। पी स्पीशीज में कौन कौन से हैं, फ्री रेडिकल है, कार्बो मींस पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये सब क्या हो जाते हैं आपके, पाई बॉन्ड है। ये सब पी स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं का ही आपका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन मूवमेंट हो रहा होता है। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं। Which of the following statement is wrong about SN2 mechanism? SN2 mechanism में क्या wrong दिया गया हुआ है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, वॉल्डेन इन्वर्जन होता है, पेंटावेलेंट कार्बन बनता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होता है रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। एंड SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। बिल्कुल सही बात है, इन्वर्जन, बिना इन्वर्जन के SN2 हो ही नहीं सकता। It is a second order kinetic reaction and high concentration of nucleophile favors SN2 reaction। बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई यहां पे रॉन्ग नहीं। रिएक्टिविटी जो होती है वो मेथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। SN2 का केस तो यही है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस कभी नहीं। कार्बोकेटाइन नहीं बना तो कैसे आप रीअरेंजमेंट करा दिए हैं, ये रॉन्ग है। डी वाला रॉन्ग है, और यही आपका फिर करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो डी आपका यहां पे नहीं होता है, गलत बात लिखी गई है, और गलत ही आपसे पूछा गया हुआ था, ठीक है ना, गलत ही आपसे पूछा गया हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना इज पॉसिबल इन, कहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करेंगे। इससे लगा कार्बन, अल्फा कार्बन, इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास में सीधे 3 मेथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाओगे, यहां भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। यहां देखो ये लगा हुआ है फेनाइल रिंग के साथ में, और जिस पोजीशन पे लगा है वहां भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि वो उस कार्बन से लगा है जो
एक ही बॉन्ड बना सकता था एक्स्ट्रा, जो कि इसने कार्बन से लगा लिया है, बेंजीन वाले कार्बन ने। तो यहाँ भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। स्ट्रक्चर बनाइएगा, देखिएगा यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ हो सकता है। यहाँ वाला देखो बताता हूँ, आप सोचो, ये रहा ना भाई, फेनाइल रिंग हो गई। ये फेनाइल रिंग लगी हुई है किसके साथ में, CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। अरे बताओ ना, ये कार्बन के साथ ये कार्बन जो लगा, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कहाँ हाइड्रोजन है? एक ही एक बॉन्ड तो बना सकते हैं ना ये सब के सब। तो इन सब के पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ तो इसने कार्बन से ही बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0। ठीक है, तो डी वाले में होगा बस, और कहीं नहीं हो सकता। 1 phenyl 2 chloropropane on treating with aqueous KOH given mainly 1 phenyl 2 chloropropane है। देखो 3 कार्बन पहले बनाइए, जिसके फर्स्ट वाले पर लगा हुआ है फेनाइल ग्रुप, फर्स्ट वाले पर लगा दिया हमने चलो फेनाइल, और सेकंड पर लगा दिया हमने Cl, प्रोपेन है। ठीक है जी, तो यहाँ CH3, यहाँ एक H, यहाँ H2 लग दिया मैंने। चलो इसकी रिएक्शन आपने कराई एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन, एक्वस सब्स्टिट्यूशन कराएगा और एल्कोहलिक एलिमिनेशन कराएगा। तो यहां जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपका क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो आपको ये हो गया, H2 हो गया, यहां से C पॉजिटिव चार्ज, CH3 मिलेगा। आपको दिख नहीं रहा, यहां रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्यों रीअरेंजमेंट होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज अगर हम इधर कर दें तो ये इस पूरे रिंग में क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है, स्टेबलाइज्ड हो सकता है रिंग के थ्रू रेजोनेंस कॉन्जुगेशन करके। तो यहां से एक हाइड्रोजन इधर हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दो। आप क्या कराओगे, आप हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओगे, H- शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करा करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा करके मैं इसको ऐसे कर देता हूं, बात वही है, कंफ्यूज मत होइएगा। CH पॉजिटिव, ठीक है ना, CH पॉजिटिव, और यहां पे आ गया है H-1 के, ये लो ऐसा। अभी इस पॉजिटिव चार्ज पर आपका OH अटैक करेगा, तो फर्स्ट पर फिनाइल और फर्स्ट पर ही आपका OH लग जाएगा, फर्स्ट पर फिनाइल और फर्स्ट पर ही OH ग्रुप लग जाएगा। तो यहां पे मैं बताता हूं, चलो ये C और यही पास लग जाएगा OH, CH2, CH3, 1 फेनाइल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, 1 फेनाइल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, 1 फेनाइल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे 2 आंसर भी लगाएंगे, बट ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि बेटर स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बन सकता है जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करा करके, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका देखो इतना सा बात देखो ना, ये आपको नहीं लग रहा ज्यादा बेटर स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे मिल रहा है हमको रीअरेंजमेंट करने से, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। Which of the following statements are correct? SN1 mechanism is most commonly given by tertiary alkyl halides। बिल्कुल सही बात है, SN1 में कार्बोकेटायन शिफ्ट बनता है तो आपका टर्शरी वाला ज्यादा बेटर देता है। SN1 mechanism proceeds through the formation of कार्बोकेटायन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व रिटेंशन, कभी नहीं, रिटेन तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बातें लिख दी गई हैं, कहीं से नहीं पॉसिबल। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, जो SN2 मैकेनिज्म है वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बिल्कुल सही लिखी गई बात है। सो P सही है, Q सही है, S सही है, R इनकरेक्ट है। P सही है, पूछा क्या है आपको, करेक्ट पूछा है ना, P सही है, Q सही है, S सही है, P Q S, ए ऑप्शन देखो, P सही है, Q सही है, S सही है, R इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता है, ये जो आपका बेंजीन है इसको हमने बोला था HNO3, H2SO4 के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो क्या मिलता है, NO2 लग जाता है बेंजीन में, और क्या, NO2 नाइट्रो। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है।
इन दोनों की प्रेजेंस में आपको मिलता है NO2 पॉजिटिव, NO2 इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, और क्योंकि यहां से एक प्रोटॉन निकाला गया होगा, क्योंकि बेंजीन में सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन रहे होंगे, हाइड्रोजन को एक को हटा करके NO2 लगा है, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में लगा होगा। सो ये क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Conversion of alkane into alkyl halide is an example of which of the following reaction? alkane से alkyl halide बनाया आपने, alkyl halide बनाया, ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये हैलोजनेशन ऑफ एल्केन है क्या? हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। और हैलोजनेशन ऑफ एल्केन जो होता है ये तो एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये हो सकता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। तो ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ करता है। डी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2-ब्रोमोपेंटेन इज द ट्रीटेड विद इथेनॉल। देखो 2-ब्रोमोपेंटेन है, 2-ब्रोमो, ये रहा 2 पर क्या लगा दिया आपने? ब्रोमीन लगा दिया है, 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है ना, इसको जब आपने रिएक्ट किया इथेनॉल के साथ में, C2H5 के साथ में OH, तो क्या मिला? मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अरे देखो यहां से आपका ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ये आपका वो प्रोडक्ट है जो कि मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? एक ईथर मिलेगा, ईथर बनेगा, ईथर H हट जाएगा यहां से और ये ऑक्सीजन यहां से डायरेक्ट लग जाएगा कार्बन पे। ईथर ग्रुप आपको मिलेगा, ना एल्कोहल ना एल्कीन, नो रिएक्शन, तो कहीं चांस ही नहीं है। ठीक है ना, क्या मिला आपका? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर आपका रिएक्ट करेगा। ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ एथाइल क्लोराइड, एक्सेस एथाइल क्लोराइड। ये रहा आपके पास में अमोनिया NH3, आपने क्या किया है? एथाइल क्लोराइड Cl C2H5, ये है एक्सेस में, आपने इसको ऐसे रिएक्ट कराया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाई इथाइल एमीन, इथेन, मिथाइल एमीन या फिर टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड। देखो ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन हटेगा, पहले ये लगेगा। ठीक है ना, पहले एक हाइड्रोजन हटा नाइट्रोजन से और क्या हुआ आपका? यहां से ये लग गया, दैट इज C2H5। फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, क्या मिलेगा? C2H5, 2 बार लग गया है, एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन ये है, ये भी हटेगा, फिर क्या होगा? NH3 बनेगा, सॉरी N के साथ लग जाएगा C2H5 का होल थ्राइस, न्यूट्रल तक है, लेकिन अभी ये एक्सेस में था, ये और क्वांटिटी में है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एक और यहां पे ग्रुप आकर के लगेगा नाइट्रोजन से, एक और लगेगा C2H5, 4 टाइम्स नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि आपका एक Cl- के साथ यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस्ड रहेगा। सो आपका टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो पहले आपका एक NH3 के साथ रिएक्ट किया, बना, फिर क्या हुआ? 2 लगे, फिर क्या हुआ? 3 लगे, एक्सेस में था तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Resonance involve delocalization of pi electron along a conjugated system। pi इलेक्ट्रॉन का delocalization बिल्कुल सही बात है। Delocalization of lone pair along a conjugated system सही बात है। Delocalization of negative charge along a conjugated system सही है। All of these, अरे सारे तो सही बात लिखी गई हुई है भाई, सारी बातें सही हैं। The temporary effect brought into play at the requirement of attacking reagent। रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पे आपका क्या हो रहा है? कौन सा इफेक्ट होता है? टेम्परेरी इफेक्ट जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। अरे बिल्कुल सही बात है।
रिएजेंट आता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करता है पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में और आपका ये इफेक्ट आता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट ही तो हो रहा होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पे। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट पजेस, जो एरोमेटिक कंपाउंड है हकल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए? 4n+1 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ये एंटी एरोमेटिक वाले के लिए है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वाले के लिए है। सो आपके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन 4n+2 करेक्ट है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ। आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में जो आपका ओवरलैपिंग होती है, डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वहां पे कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? तो हमने बात की थी, चाहे फ्री रेडिकल की बात करोगे, चाहे कार्बोकेटाइन की बात करोगे और या फिर एल्कीन्स की बात करोगे, इन तीनों में ही हो रहा होता है। कार्बन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन से हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स की क्या होते हैं? एक्सचेंज चल रहे होते हैं। तो आप देखो ओनली कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पहले समझो जरा। ओनली कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल, या फिर कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो देखो सिंपल सी बात है, केवल कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स क्या होते हैं? यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, ओवरलैप होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तभी तो आपका आया कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन यहाँ जो अल्फा है वो आपका क्या करेगा? बॉन्ड अपना शिफ्ट करता है कार्बन के पी ऑर्बिटल जो कि वैकेंट है उधर की ओर। तो ये आपका क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इन द हकल्स रूल व्हेन ए कंपाउंड हैज 11 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 11 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू कितनी है? हकल रूल के अकॉर्डिंग हमको पता है 4n+2 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 12 पेयर है, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4n इज इक्वल्स टू 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 20, n इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20, n की वैल्यू आएगी आपकी 5। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, सही बात है, SN1 है ना, यूनिमोलिकुलर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल होगा जो, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है। हाँ जी, तो ये भी सही लिखा हुआ है। इट टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, 1 स्टेप पे नहीं भैया, 2 स्टेप पे होती है, रॉन्ग है ये। इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, नहीं जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये भी रॉन्ग है। तो पी और क्यू करेक्ट है, बस पी एंड क्यू आर ट्रू बट आर एंड एस आर फॉल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पे। ए ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही बात है। SN2 हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो रीजन सही नहीं है आपको लग रहा? आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, इसीलिए ही तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। हाँ जी, तो आपका दोनों सही बातें लिखी गई हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का। तो ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आज के आपके वीकली टेस्ट में था, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये आपके पास में है ऑप्शंस। ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNU, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ब्रोमीन क्या करता है? सेलेक्टिव प्रोडक्ट देता है, ना कि रिएक्टिव प्रोडक्ट देता है। ये रुकेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो एक बात समझो, यहां से हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, एक हाइड्रोजन या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से। जो सबसे स्टेबल आपका फ्री रेडिकल होगा वही आपका सबसे सेलेक्टिव प्रोडक्ट होगा। ब्रोमिनेशन की बात हो रही है
तो देखो ब्रोमिनेशन में आपका सेलेक्टिव प्रोडक्ट में आपका क्या हुआ, पहले इस पोजीशन से आपने जब फ्री रेडिकल निकाला होगा, यहां फ्री रेडिकल जब जनरेट किया होगा, ये कैसा फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। यहां आपका कैसा बना होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा। यहां पे भी आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा, और यहां आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा। भाई ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। तो सेलेक्टिव कौन सा हुआ, जो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट रहा होगा फ्री रेडिकल, वो सबसे ज्यादा सेलेक्टिव प्रोडक्ट होगा ना, कि भाई ये सबसे स्टेबल है, तो यही आपका ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट यही बनना चाहिए, दैट इज बी ऑप्शन, सेलेक्टिव प्रोडक्ट। क्योंकि ब्रोमीन सेलेक्टिव प्रोडक्ट देता है, क्लोरीन रिएक्टिव वो सबके साथ देगा, कोई वहां फिक्स नहीं है, लेकिन ब्रोमिनेशन में आपका ज्यादा स्टेबल वाला ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। सो आपका सेलेक्टिव प्रोडक्ट देने की वजह से ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहा है। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट रहा है। तो ये थे आपके वीकली टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। आशा है कि आप लोगों ने मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस किए होंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को जो भी आपने पढ़ा हुआ है उनको यहाँ पे अप्लाई किया है, यूज किया है। क्या स्कोर है आप लोगों के, प्लीज मेंशन कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने क्या स्कोर यहाँ पे गेन किया है अपने वीकली टेस्ट का। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू सो मच।